आओ बच्चों, अपन लोग आज इसमें एक मॉर्फोलॉजी का एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। मॉर्फोलॉजी में आपने फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी और आप जानते हैं कि कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स होती हैं उसकी बॉडी के दो प्लांट पार्ट होते हैं, एक अंडरग्राउंड पार्ट जिसको रूट बोल देते हैं और एक एरियल प्लांट पार्ट जिसको शूट बोल देते हैं। रूट जो होता है उसका फंक्शन आप जानते हो कि ये प्लांट्स को वाटर सॉइल से वाटर और मिनरल प्रोवाइड करवाता है, साथ में ये प्लांट को सॉइल में फिक्स भी करने का काम कर लेता है। जो दूसरा प्लांट पार्ट होता है वो मैंने सूट बताया। सूट में सारे एरियल प्लांट पार्ट्स आते हैं, जैसे इसमें स्टेम आ जाता है, जैसे इसमें लीफ आ जाता है, फ्लावर आ जाता है, फ्रूट आ जाता है। आप जानते हो स्टेम जो होता है वो एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये रूट से वाटर और मिनरल को दूसरे एरियल प्लांट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है। साथ में ये फूड को इसकी मैन्युफैक्चरिंग साइड से उन सारे पार्ट्स तक लेकर जाता है जहां उसकी ज़रूरत होती है, जहां उसका स्टोरेज होता है। लीफ, आप जानते हो ये मेन फोटोसिंथेटिक प्लांट पार्ट होता है लीफ। आप जानते हो फ्लावर जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट माना जाता है और फ्रूट जो होता है वो आप अच्छी तरह जानते हो कि ये स्टोरेज ऑफ फूड कर लेता है फ्रूट। अभी ये जितने भी पार्ट्स अपन इसमें मैंने नाम लिए मॉर्फोलॉजी में सारे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अपन पहला लेके आ रहे हैं रूट। रूट में अपन टाइप्स ऑफ रूट की चर्चा करें तो ये दो तरह की रूट आप देखोगे, एक टेप रूट देखोगे और एक आप इसमें एडवेंटिटियस रूट देखोगे। पहले बात कर लेते हैं अपन टेप रूट की। पहले बात करते हैं किसकी? टेप रूट की। टेप रूट जो होता है एक्चुअली वो रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो से बनता है। याद रखें, एम्ब्रियो के रेडिकल से टेप रूट बनता है। ये रहा टेप रूट। टेप रूट रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो से बनता है ये टैप रूट, और ये डाइकोट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अभी दूसरा होता है एडवेंटिटियस रूट। ये रेडिकल के अलावा किसी भी दूसरे प्लांट पार्ट से ओरिजिनेट हो सकता है, रेडिकल के अलावा। और ये जो एडवेंटिटियस रूट होता है वो मोनोकोट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। मैंने यहाँ मोनोकोट में भी एक मोनोकोट प्लांट्स में एक स्पेशल रूट का प्रेजेंस दिखाया है, फाइब्रस रूट। ये एक प्रकार का एडवेंटिटियस रूट ही होता है, पर ये स्टेम के लोअर एंड से निकलता है, ये गुच्छे में निकलता है और ये पतला होता है। और ये जो फाइब्रस रूट होता है वो प्लांट को सॉइल में अच्छा फिक्सेशन देता है। इसीलिए अपन एडवेंटिटियस रूट को टेप रूट से ज़्यादा अपन उसको टेप रूट से ज़्यादा एडवांस करेक्टर मानते हैं एडवेंटिटियस रूट का प्रेजेंस। इसके बाद अपन पार्ट्स ऑफ रूट देखते हैं। पार्ट्स ऑफ रूट में आप देख सकते हैं कि किसी भी रूट का जब अपन एलएस स्टडी करते हैं तो अपन को एलएस ऑफ रूट में कई सारे पार्ट्स दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहले हम इसके टर्मिनल एंड पर रूट केप देख लेते हैं। ये टर्मिनल एंड पर रूट केप आ गया। ये रूट केप जो होता है वो इसके ग्रोइंग पॉइंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। इसके प्रोक्सिमल साइड पर, इसके बेसल टर्मिनल साइड से जब अपन बेसल एंड पे जाते हैं, डिस्टल एंड से जब अपन प्रोक्सिमल एंड पे जाते हैं, यूं कह सकते हैं, तो रूट केप के प्रोक्सिमल एंड पे अपने को मेरिस्टेमेटिक जोन मिलता है। ये मेरिस्टेमेटिक जोन है, इसकी सेल्स मेरिस्टेमेटिक होती है और ये बार बार डिवाइड होती है। बार बार डिवाइड होकर ये रूट केप की जो डेड सेल्स हैं उनको रिप्लेस करती रहती है। इसके एक्चुअली प्रोक्सिमल एंड पर अपने को इलोंगेशन जोन मिलता है। यहाँ पर सेल्स जो होती है वो एनलार्ज हो जाती है, और जब सेल्स एनलार्ज हो जाती है तो एनलार्ज होकर ये रूट की लेंथ को बढ़ाती है। इसके प्रोक्सिमल एंड पर अपने को रीजन ऑफ मैच्योरेशन मिलता है, और इस रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आपको रूट हेयर दिख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हुआ है कि रूट हेयर कहाँ से निकलते हैं, तो मैच्योरेशन रीजन से निकलते हैं, या अपन कह सकते हैं कि इलोंगेशन जोन के प्रोक्सिमल एंड से निकलते हैं रूट हेयर। तो ये चार तरह के पार्ट्स इसमें दिखाए गए हैं। इसके बाद अपन इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, आप जानते हैं कि मॉडिफिकेशन हमेशा किसी न किसी स्पेशल फंक्शन के लिए होते हैं, और स्पेशल फंक्शन रूट कई तरह के कर सकती है। जैसे ये कुछ में फूड का स्टोरेज करती है। फूड के स्टोरेज के लिए आपने कैरेट में कोनिकल रूट पढ़ा था। कैरेट में कोनिकल रूट, ये रहा कैरेट में कोनिकल रूट। ये कैरेट में कोनिकल रूट आ जाता है, टेप रूट का मॉडिफिकेशन है। टर्निप में नेपीफॉर्म रूट पढ़ा था, और ये भी टेप रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ा था। स्वीट पोटैटो में आपने एक्चुअली फूड स्टोरेज के लिए सिंगल ट्यूबर पढ़ा था, एडवेंटिटियस रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ा था। एस्पेरेगस में आपने फेस्टिकुलेटेड रूट पढ़ रखा है, और ये भी एडवेंटिटियस रूट का मॉडिफिकेशन है एस्पेरेगस में। ये फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन है। कुछ प्लांट्स में
रूट्स जो होती है वो ब्रीथिंग में हेल्प कर लेती है, O2 को इनटेक करती है। जैसे कि आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं, ये न्यूमेटोफोर्स है, ये सब की सब ये डायग्राम न्यूमेटोफोर्स का दिखा रहा है। और न्यूमेटोफोर्स होती है वो ब्रीथिंग रूट्स के नाम से भी जानी जाती है। प्लांट के लिए ये एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से O2 को इनटेक करती है। ये मार्सी प्लांट्स या मैंग्रोव प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। राइजोफोरा में आपने इसको पढ़ा था। आपने बेनियान ट्री में एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट के लिए स्टील रूट पढ़ रखी है, सॉरी प्रोप रूट पढ़ रखी है, जो आप जानते हैं। ये मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हो गया। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बाद में अपन स्टेम की बात करते हैं। स्टेम जो होता है वो प्लांट के सूट का एक प्लांट पार्ट होता है, और स्टेम भी कई कई सारे काम करता है। तो अपन स्टेम की चर्चा करें तो ये भी स्पेशल फंक्शन के लिए मॉडिफाई हो जाता है। जैसे कि कईयों में ये स्टेम जो होता है वो फूड स्टोरेज का फंक्शन करता है। जैसे आपने अंडरग्राउंड स्टेम में जो होता है वो हमेशा फूड स्टोरेज का फंक्शन करता है। जिंजर में आपने राइजोम पढ़ रखा है, जिंजर में राइजोम पढ़ रखा है। ये आपने जमीकंद में एक्चुअली कोर्म प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ रखा है। पोटैटो में आपने ट्यूबर पढ़ रखा है, आप जानते हो। कुछ प्लांट्स में स्टेम जो होता है वो एक्सटर्नल सपोर्ट पर क्लाइंब करने में हेल्प करता है, टेंड्रिल बनाकर। ये टेंड्रिल आ गया, ये आपने गोड्स में पढ़े थे, ये आपने वाइटिस विनिफेरा में पढ़े थे। ऐसे कईयों में स्टेम जो होता है वो सेल्फ प्रोटेक्शन का फंक्शन करता है, थॉर्न बनाकर। जैसे कि सिट्रस में, जैसे कि बोगनविलिया में जो आप देख सकते हैं, ये थॉर्न है यहाँ पर। ऐसे कईयों में यह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का फंक्शन करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपने सब एरियल मॉडिफिकेशन आप जानते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए होता है। उसमें रनर पढ़ा था आपने, सकर पढ़ा था, स्टोलन पढ़ा था, ऑफसेट पढ़ा था। ये सब आपके स्टेम के स्पेशल फंक्शन है। और स्टेम के स्पेशल फंक्शन का मतलब ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के लिए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। स्टेम के बाद हमने इसमें लीफ पढ़ी थी, और एक टिपिकल लीफ जो होती है उसके 3 प्लांट पार्ट आपने पढ़े थे, पार्ट्स ऑफ लीफ में। पहला जो प्लांट पार्ट था वो लीफ बेस था, ये लीफ बेस है। आप देख सकते हो कि जो लीफ बेस होता है एक्चुअली वो इसका बेसल पार्ट होता है, और इसके द्वारा ये लीफ जो होती है वो स्टेम के नोड या ब्रांच के नोड से कनेक्टेड होती है। हालांकि लीफ बेस कभी कभी फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट में आपने कईयों में ऐसा देखा था, तब इसका नाम पल्विनस होता है। कभी कभी लीफ बेस फैल जाता है, तब इसका नाम सीथिंग लीफ बेस हो जाता है, और आपने ये कुछ मोनोकोट्स में देखा था। लीफ बेस के बाद दूसरा पार्ट आता है इसका पीटियोल। आप जानते हो कि पीटियोल इसका एक स्टोक लाइक पार्ट होता है, और ये इस लीफ ब्लेड को स्टेम या ब्रांच की सरफेस से ऊपर कर देता है, जिससे लीफ ब्लेड आराम से हवा में फल्टर होता है, और इसको कूलिंग इफेक्ट मिलती है, इसको फ्रेश एयर मिल जाती है। तीसरा पार्ट आता है इसका लेमिना। ये इसका तीसरा पार्ट है। लेमिना इसका मेन फोटोसिंथेटिक प्लांट पार्ट होता है, और इस लेमिना के टिप को अपन बोलते हैं लीफ टिप, और इसकी मार्जिन को अपन बोलते हैं एक्चुअली लीफ मार्जिन। खैर, लीफ की एक्सिल में हमेशा ही एक्सिलरी बर्ड होती है, लीफ की एक्सिल में हमेशा एक्सिलरी बर्ड होती है, ये याद करने की बात थी। अब अपन इसमें वेनेसन की चर्चा करते हैं। तो आप अभी मैंने बताया कि लीफ का जो लीफ लेमिना होता है उसमें वेन और वेन्स होती है। ये वेन्स किस तरह से अरेंज है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स को ही अपन वेनेसन बोलते हैं। अपन 2 तरह के वेनेसन की चर्चा करते हैं, एक रेटिकुलेट वेनेसन और एक पैरेलल वेनेसन। रेटिकुलेट वेनेसन, ये रेटिकुलेट वेनेसन है, ये यहाँ पर रेटिकुलेट वेनेसन है। ये रेटिकुलेट वेनेसन जो होता है, ये रेटिकुलेट वेनेसन डाइकोट का कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसमें वेन के साथ साथ वेनलेट्स भी होती है, और वेनलेट्स जो होती है ये फ्यूज होकर एक नेटवर्क बना देती है, इसीलिए इसका नाम रेटिकुलेट वेनेसन है। और ये मैंने डाइकोट्स में बताया, किससे बताया, डाइकोट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ऐसे ये पैरेलल वेनेसन है। पैरेलल वेनेसन जो होता है वो मोनोकोट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आप देख सकते हो इसमें वेन होती है, लेकिन इसमें वेनलेट नहीं होती है। ये वेनेसन के बाद में अपन लीफ में टाइप्स ऑफ लीफ पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लीफ अगर आप देखेंगे तो 2 तरह के लीफ आप पढ़ के आए हैं, एक सिंपल लीफ और एक कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ वो होती है जिसका लीफ लेमिना एंटायर होता है, मतलब डिसेक्टेड नहीं होता, और अगर डिसेक्टेड होता भी है तो उसके इंसाइजन्स जो होते हैं वो मिड रिप तक या टिप ऑफ पीटियोल तक अप्रोच नहीं किए हुए होते हैं। यहाँ दूसरे तरह का लीफ है कंपाउंड लीफ। उस कंपाउंड लीफ के लीफ लेमिना के इंसाइजन
मिडरिप तक या टिप ऑफ पीटियोल तक अप्रोच किए हुए रहते हैं, जिससे लीफ्स होती है वो अपने जैसे कई छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। ये सेगमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली लीफलेट्स होते हैं। ये कंपाउंड लीफ मतलब कंपाउंड लीफ लीफलेट्स में डिवाइड होती है। दो तरह की कंपाउंड लीफ आपने पढ़ी थी। ये जो पहला डायग्राम आपको दिख रहा है ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का है। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ आप जानते हो कि ऐसी पिन्नेटली कंपाउंड लीफ ऐसी लीफ होती है जो जिसमें इंसाइजन मिडरिप के अप्रोच कर लेते हैं, आप देख रहे हैं। और दूसरी आप पढ़ते हो पामेटली कंपाउंड लीफ। ये पामेटली कंपाउंड लीफ है। पामेटली कंपाउंड लीफ जो होती है उसमें इंसाइजन जो होते हैं वो टिप ऑफ पीटियोल को अप्रोच करते हैं। खैर, अभी जो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है उसमें जितने भी लीफलेट्स होते हैं, लीफ लाइक सेगमेंट्स, वो मिडरिप पर अटैच दिखाए गए हैं। और यहाँ पर मिडरिप जो होती है वो रेकिस को शो करती है। ये रेकिस मिडरिप होती है, ध्यान से, मिडरिप होती है रेकिस। और इसमें सारे के सारे लीफलेट्स आप देख रहे हैं एक कॉमन एक्सिस पर अटैच हैं। अभी पामेटली कंपाउंड लीफ में जो लीफलेट्स होंगे वो एक कॉमन पॉइंट पर अटैच होंगे और वो टिप ऑफ पीटियोल होगा। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ आपने नीम में पढ़ी थी। ये नीम का डायग्राम है, मीलिया बोल देते हैं इंग्लिश में। और पामेटली कंपाउंड लीफ आपने बॉम्बैक्स सिल्क कॉटन ट्री में पढ़ी थी, जिसको बॉम्बैक्स का दूसरा नाम मैंने बताया सिल्क कॉटन ट्री है। ये आप देख सकते हैं। ये अपने टाइप्स ऑफ लीफ पढ़ा। टाइप्स ऑफ लीफ के बाद अपन इसमें फ्लावर के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे जाते हैं और वो मॉर्फोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे जाते हैं, वो है फ्लावर। फ्लावर आ गया। फ्लावर जो होता है वो साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है। वैसे किसी भी टिपिकल फ्लावर की अपन चर्चा करें तो एक टिपिकल फ्लावर में 4 फ्लोरल पार्ट्स होते हैं। आप जानते हैं ये 4 फ्लोरल पार्ट्स कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं। 4 फ्लोरल पार्ट्स कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कैलिक्स की बात करें, कैलिक्स, फिर दूसरा आ जाता है कोरोला, फिर तीसरा आ जाता है एंड्रोशियम, फिर चौथा आ जाता है गाइनोशियम। अब अपन पहले कैलिक्स की चर्चा करते हैं। कैलिक्स जो होता है ये आउटर मोस्ट फ्लोरल पार्ट होता है कैलिक्स। और कैलिक्स होता है इसके इंडिविजुअल को अपन सेपल के नाम से जानते हैं। सेपल ग्रीन कलर्ड होते हैं और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी करते हैं। और ये सबसे बाहर है तो प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं। अब सेपल्स जो होते हैं वो फ्री भी हो सकते हैं जैसे यहाँ दिखाया गया है, और सेपल्स फ्यूज भी हो सकते हैं। फ्री सेपल्स होने पर यह पॉलीसेपलस कैलिक्स होता है और फ्यूज सेपल होने पर यह गेमोसेपलस कैलिक्स होता है, जो आप जानते हो। खैर, अभी दूसरा फ्लोरल पार्ट अपन पढ़ते हैं। दूसरा फ्लोरल पार्ट होता है कोरोला। कोरोला का जो इंडिविजुअल होता है वो होता है पेटल। और पेटल जो होते हैं वो ब्राइटली कलरफुल होते हैं, आप देख सकते हैं। ये ब्राइटली कलरफुल होने के कारण इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर लेते हैं। पेटल्स के शेप में, साइज में बहुत डिफरेंट होता है। कुछ पेटल्स होते हैं वो व्हील शेप होते हैं जैसे कि ब्रिंजल में, कुछ में फनल शेप था जैसे कि आपके एक्चुअली धतूरा में। पेटल्स कलरफुल होने की वजह से इंसेक्ट को और बर्ड्स को पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट कर लेते हैं। पेटल्स जो होते हैं वो फ्यूज भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। फ्यूज होने पर यह कंडीशन गेमोपेटलस कंडीशन हो जाती है और फ्री होने पर यह कंडीशन पॉलीपेटलस कंडीशन हो जाती है। फ्री पेटल्स पॉलीपेटलस कोरोला और फ्यूज पेटल गेमोपेटलस कोरोला। ये अब तीसरा फ्लोरल पार्ट अपन पढ़ते हैं। तीसरा फ्लोरल पार्ट आउटर टू इनर साइड एंड्रोशियम होता है। तीसरा फ्लोरल पार्ट एंड्रोशियम होता है। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम से पहले अपन इसमें पेटल्स के अरेंजमेंट को देखते हैं। पेटल्स का अरेंजमेंट जो होता है वो, या सेपल्स, कैलिक्स में सेपल्स का जो अरेंजमेंट होता है बड स्टेज में, वो स्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। वैसे स्टीवेशन मुख्य रूप से 4 टाइप के आप पढ़ेंगे। पहला वाल्वेट एस्टिवेशन, दूसरा आप पढ़ेंगे इसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन, तीसरा आप पढ़ेंगे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, चौथा पढ़ेंगे वैक्सिलरी एस्टिवेशन। एक एक करके देखते हैं। पहले वाल्वेट एस्टिवेशन, इसमें सेपल या पेटल जो होते हैं वो एक वॉल में होते हैं और कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, आप देख सकते हैं। या कोई ओवरलैपिंग नहीं है, कोई किसी के ऊपर या नीचे नहीं है। मस्टर्ड में ऐसा होता है, कैलोट्रोपिस में ऐसा होता है। दूसरा आप ट्विस्टेड देख रहे हैं। ट्विस्टेड में ओवरलैपिंग होती है और आप देख रहे हो कि ये ओवरलैपिंग रेगुलर ओवरलैपिंग होती है। हर की एक मार्जिन यहाँ पर अपने से नेक्स्ट वाले से दबी हुई है और
उसकी दूसरी मार्जिन अपने दूसरी ओर के पेटल को दबाए हुए रहती है। तो एक दबी हुई है और एक दबाए हुए हैं, रेगुलर ओवरलैपिंग होती है। और रेगुलर ओवरलैपिंग वाला ट्विस्टेड एस्टाइवेशन आप चाइना रोज में पढ़ते हो, लेडी फिंगर में पढ़ते हो, कॉटन में पढ़ते हो, आप जानते हो। फिर तीसरा एस्टाइवेशन यहाँ पर इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन है। यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है लेकिन ये इरेगुलर होती है। यहाँ पर कोई भी अंदर हो सकता है, कोई भी बाहर हो सकता है, कोई पार्शियली अंदर और पार्शियली बाहर हो सकता है। तो इरेगुलर ओवरलैपिंग का इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन है। आपने केसिया में इसको पढ़ा था। इसके बाद अपन एक और पढ़ते हैं इसमें, इम्ब्रिकेट के बाद में वैक्जिलेरी एस्टाइवेशन। वैक्जिलेरी एस्टाइवेशन में वो ये एक तरह का इम्ब्रिकेट टाइप का ही होता है। इसमें भी इरेगुलर ओवरलैपिंग होती है, पर इसमें पोस्टीरियर जो होता है, पोस्टीरियर पेटल, वो लेटरल पेटल को ओवरलैप करता है और लेटरल पेटल जो होते हैं वो एक्चुअली एंटीरियर पेटल को ओवरलैप कर लेते हैं। और इसको अपन बोलते हैं वैक्जिलरी एस्टाइवेशन। और वैक्जिलरी एस्टाइवेशन आपने पी प्लांट में पढ़ा था। पी प्लांट के कोरोला में वैक्जिलरी एस्टाइवेशन होता है। अब इसके अपन तीसरे फ्लोरल वॉल पे आते हैं और वो होता है एंड्रोइशियम। आप देख सकते हो एंड्रोइशियम जो होता है उसका यूनिट होता है स्टेमन। स्टेमन को अपन मेल सेक्स ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन के बिना रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, इसलिए अपन इसको एसेंशियल प्लांट पार्ट के, एसेंशियल फ्लोरल पार्ट के नाम से भी जानते हैं। एक टिपिकल स्टेमन जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट और एक एंथर। अभी फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर। फिलामेंट इसका स्टोक लाइक पार्ट होता है। एंथर में दो एंथर लोब होते हैं यूजुअली, और प्रत्येक एंथर लोब में दो पोलन सैक होते हैं। इन पोलन सैक्स में पोलन ग्रेन बनते हैं। आप देख सकते हो पोलन ग्रेन जो होते हैं उन्हीं से आगे जाकर मेल गैमीट बनता है। अगर पोलन ग्रेन नहीं बनाने वाला स्टेमन हो, ऐसा स्टेमन जिसपे पोलन ग्रेन नहीं होता, तो वो स्टेमन स्टेराइल स्टेमन होता है, स्टेमिनोड के नाम से जाना जाता है। खैर, स्टेमन जो होते हैं एक्चुअली अगर अपन इनकी लेंथ की बात करें तो एक पूरे एंड्रोइशियम में जो स्टेमन है वो सेम लेंथ के भी हो सकते हैं, तब ये आइसोस्टेमनस होता है। और ये डिफरेंट लेंथ के भी हो सकते हैं, तब ये हीटेरोस्टेमोनस होता है। हीटेरोस्टेमोनस में अगर अपन देखें तो मस्टर्ड में आपने पढ़े थे, टेट्राडाइनेमस कंडीशन पढ़ी थी मस्टर्ड में। टेट्राडाइनेमस इंपॉर्टेंट, मस्टर्ड जो होता है उसमें टेट्राडाइनेमस होती है। मस्टर्ड में टेट्राडाइनेमस जो होती है उसमें आप जानते हैं कि चार लंबे होते हैं और एक्चुअली दो छोटे होते हैं। टेट्राडाइनेमस में चार तो लंबे होते हैं और दो छोटे होते हैं, ये ध्यान रखें। चार लंबे और दो छोटे, ये याद रखें। चार लंबे और दो छोटे होते हो तो टेट्राडाइनेमस होती है। मस्टर्ड में आपने पढ़ी थी। और तुलसी और साल्विया में आपने इसमें एक्चुअली डाइडाइनेमस कंडीशन पढ़ रखी है। तुलसी और साल्विया में बेटा डाइडाइनेमस में दो छोटे होते हैं और दो लंबे होते हैं। ये साल्विया में आपने डाइडाइनेमस कंडीशन पढ़ रखी है, मस्टर्ड में टेट्राडाइनेमस कंडीशन पढ़ रखी है। अब एक वॉल के स्टेमन्स जो होते हैं वो आपस में फ्यूज भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। ये फ्री स्टेमन्स है जो आपको लिली में दिख रहे हैं, इसको पॉलीएंडस कंडीशन बोल देते हैं। और ये फ्यूज भी हो सकते हैं। फ्यूज स्टेमन्स जो होते हैं वो चाइना रोज में, पी फ्लावर में, लेमन फ्लावर में हो सकते हैं। चाइना रोज की बात करें तो इसमें स्टेमन्स के फिलामेंट सब फ्यूज होकर एक ही बंडल बनाते हैं। एक बंडल बनते हैं तो अपन उसको बोलते हैं मोनो एडल्फस कंडीशन। चाइना रोज में मोनो एडल्फस कंडीशन होती है। चाइना रोज में ये एक बंडल दिख रहा है, ये एक मोनो एडल्फस कंडीशन है चाइना रोज में। इसमें सारे फिलामेंट फ्यूज होकर स्टेमिनल ट्यूब बना देते हैं, ये आपने पढ़ा था। अगर फिलामेंट फ्यूज होकर दो बंडल बनाते हैं तो इसको डाई एडल्फस कंडीशन बोलते हैं। और ये डाई एडल्फस कंडीशन आपने पी फ्लावर में पढ़ी थी, जो आप देख सकते हो। और अगर स्टेमन्स फ्यूज होकर दो से ज्यादा बंडल बनाते हैं, दो से ज्यादा बंडल बनाते हैं तो ये कंडीशन पॉली एडल्फस कंडीशन होती है। और ये आपने लेमन फ्लावर में पढ़ी थी। ये एंड्रोशियम के बारे में, पॉली एडल्फस कंडीशन स्टेमन में। इसका सबसे इनर वॉल जो होता है वो जाइनोशियम होता है, जो आप देख सकते हो। जाइनोशियम का जो इंडिविजुअल होता है वो पिस्टिल या कार्पल होता है। इस जाइनोशियम के इंडिविजुअल को अपन पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं। ये फ्यूज हो सकते हैं जैसे कि टोमेटो में, मस्टर्ड में। ये फ्री हो सकते हैं जैसे कि रोज में और लोटस में। जब ये फ्यूज होते हैं तब इनको सिन कार्पस कंडीशन बोल देते हैं।
और जब ये फ्री होते हैं तब इसको एपोकार्पस कंडीशन बोल देते हैं। फ्री होने पर एपोकार्पस कंडीशन आप एक्चुअली रोज और लोटस में देखोगे, और सिनकार्पस कंडीशन आप टोमेटो और मस्टर्ड में देखोगे। वैसे एक जो पिस्टिल होता है उसके उसके तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। स्टिग्मा जो होता है वो पोलिनेशन की प्रोसेस में पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। स्टाइल जो होता है वो ओवेरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करने वाला एक ट्यूबुलर पार्ट होता है, और ओवेरी जो होता है वो इसका बेसल स्वेलन पार्ट होता है जो थैलेमस पर रखा हुआ होता है। ये ओवेरी जो होता है वो थैलेमस पर रखा होता है। ओवेरी के अंदर आपको ओव्यूल दिखेगा। ओव्यूल होते हैं, एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ओव्यूल जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद आप देख सकते हैं फ्रूट में सीड में डेवलप होता है, और ओवेरी जो होती है वो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में डेवलप होती है। ओव्यूल सीड में और ओवेरी फ्रूट में डेवलप होती है। एक ओवेरी में ओव्यूल कई तरीके से अरेंज हो सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवेरी वो प्लेसेंटेशन होता है। प्लेसेंटेशन कई तरह के हो सकते हैं, एक्जाइल हो सकता है, पेराइटल हो सकता है, बेसल प्लेसेंटेशन हो सकता है, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन हो सकता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन हो सकता है। कई तरह के एक्जाइल प्लेसेंटेशन में आप देख रहे हो कि मल्टीलोक्यूलर ओवेरी होती है, इसमें सेप्टा होते हैं, और इसमें ओव्यूल जो होते हैं वो इसके सेंट्रल एक्सिस पर अटैच होते हैं। मल्टीलोक्यूलर ओवेरी में ये एक्जाइल प्रकार का जो प्लेसेंटेशन होता है, इसमें मैंने बताया कि ये सेंटर में ओव्यूल अटैच होते हैं मल्टीलोक्यूलर ओवेरी में। ये लेमन में और टोमेटो में देखने को मिलता है ये एक्जाइल। पेराइटल प्लेसेंटेशन में जो ओव्यूल होते हैं वो पेरीफेरी पर होते हैं, ओवेरी की वॉल पर इनर साइड डेवलप होते हैं, और इसमें ओवेरी शुरू में यूनिलोक्यूलर होती है, बाद में ये बाइचेम्बर्ड हो जाती है फाल्स सेप्टम बनने के कारण, जैसे मस्टर्ड में आपने पढ़ा था। और ये पेराइटल प्लेसेंटेशन जो होता है वो मस्टर्ड में होता है। मस्टर्ड के साथ साथ आप इसको गोट्स में भी देखेंगे, मस्टर्ड में और गोट्स में आपने पेराइटल प्लेसेंटेशन देखा था। ये कुकुम्बर, मेलन, इनमें भी हो जाता है पेराइटल प्लेसेंटेशन। पेराइटल प्लेसेंटेशन के बाद आता है बेसल प्लेसेंटेशन। इसमें एक सिंगल ओव्यूल जो होता है वो ओवेरी के बेस पर अटैच होता है, दिख रहा है, ओवेरी के बेस पर अटैच होता है। ये सिंगल ओव्यूल जो होता है वो ओवेरी के बेस पर, ये मेरीगोल्ड में और सनफ्लावर में आपने देखा था। ये बेसल प्लेसेंटेशन सबसे एडवांस प्लेसेंटेशन माना जाता है। ये फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में यूनिलोक्यूलर ओवेरी होती है, और यूनिलोक्यूलर ओवेरी में ओव्यूल्स जो होते हैं वो उसके सेंटर में बॉन्ड होते हैं, इसमें सेप्टा नहीं होता। ये प्रिमरोज में और डाईएंथस में आपने देखा था। इसके बाद मार्जिनल प्लेसेंटेशन जो होता है उसमें कई सारे ओव्यूल होते हैं। इसमें प्लेसेंटा जो होता है वो वेंट्रल सटर के साथ एक रिज बनाता है, और इसी वेंट्रल सटर की रिज पर ओव्यूल्स जो होते हैं वो 2 रोज में डेवलप होते हैं। इसको मार्जिनल प्लेसेंटेशन बोलते हैं, और मार्जिनल प्लेसेंटेशन आपने पी में पढ़ा था। अभी कैलिक्स, कोरोला, ये प्लांट के एसेसरी फ्लोरल वॉल होते हैं। एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये प्लांट के एक्चुअली एसेंशियल फ्लोरल वॉल होते हैं। गाइनोशियम और एंड्रोशियम एसेंशियल इसलिए हैं क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं, और कैलिक्स और कोरोला एसेंशियल होते हैं, एसेसरी फ्लोरल वॉल होते हैं। फ्रूट, आप जानते हो कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवेरी जो होती है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है। फ्रूट जो होता है उसमें पेरिकार्प होता है और साथ में सीड होता है। पेरिकार्प जो होता है इन सीड को प्रोटेक्शन देता है, सीड के डिस्पर्सल में भी अपना रोल प्ले कर लेता है। फ्रूट जो होता है अपन कई तरह के पढ़ सकते हैं। अपन यहाँ पर ड्रू फ्रूट की चर्चा करेंगे। ड्रू फ्रूट जो होता है वो मोनोकार्पेलेरी गाइनोशियम से डेवलप होता है, सुपीरियर ओवेरी से डेवलप होता है। ड्रू फ्रूट मैंगो में दिखा रखा है और कोकोनट में दिखा रखा है। मैंगो में जो इनकी पेरिकार्प होती है वो थिक होती है, कोकोनट में भी थिक होती है, और थिक पेरिकार्प जो होती है वो मैंगो में एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में डिफ्रेंशिएट होती है, जबकि कोकोनट में ये मीजोकार्प और एंडोकार्प में ही देखने को मिलती है। जो हमारा मैंगो है उसका एडिबल पार्ट फ्लैशी मीजोकार्प होता है, और हमारा जो कोकोनट है उसका एडिबल पार्ट जो होता है वो एंडोस्पर्म होता है, याद रखें। अभी जो जो ये ड्रूप टाइप फ्रूट होता है वो सिंगल सीडेड फ्रूट होता है, ये आप जानते हैं। अभी फ्रूट के बाद आता है सीड।
सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट माना जाता है, और जो सीड होता है वो बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर भी माना जाता है। सीड जो होता है उसमें एक सीड कोट होता है और एक एम्ब्रियो होता है। सीड कोट और एम्ब्रियो दोनों मिलकर सीड बनाते हैं। डाइकोट सीड का, ये डाइकोट सीड है। डाइकोट सीड जो होता है, ये डाइकोट सीड है ऊपर वाला, डाइकोट सीड। डाइकोट सीड में जो सीड कोट होता है वो यूजुअली थिक होता है और ये टेस्टा और टेगमेन में डिफरेंशिएटेड होता है। इसके सीड कोट पर एक स्कार होता है जिसके द्वारा ये पेरिकार्प से अटैच होता है। इस स्कार को हाइलम बोल देते हैं, आप देख सकते हो। इस हाइलम के ऊपर एक पोर होता है जिससे होकर सीड में, डाइकोट सीड में वाटर जाता है, इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। आप देखो मैंने इसके ऊपर बताया है, जबकि डायग्राम में ये नीचे दिख रहा है। एक्चुअली डायग्राम उल्टा है, एनसीईआरटी में ये डायग्राम की इमेज उल्टी है, जो नीचे दिख रहा है वो वास्तव में ऊपर होता है। तो माइक्रोपाइल हाइलम के ऊपर होता है और ये सीड में वाटर की एंट्री को अलाउ करता है, जिससे सीड जर्मिनेट होता है। सीड कोट के अंदर एक एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में ऊपर की ओर प्लूम्यूल और नीचे की ओर रेडिकल होता है। डाइकोट सीड में प्लूम्यूल और रेडिकल जो होते हैं वो कवरिंग, इनके ऊपर कवरिंग नहीं होती है। इन डाइकोट सीड में दो फ्लैसी कोटिलिडन्स होते हैं। यहाँ पर कोटिलिडन्स फ्लैसी होते हैं। यहाँ पर डाइकोट सीड जो होते हैं वो यूजुअली नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, मतलब इनका एंडोस्पर्म मैच्योर फेज में एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देके खत्म हो जाता है। दूसरा तरह का सीड अपन पढ़ते हैं वो होता है मोनोकोट सीड। मोनोकोट सीड जो होता है एक्चुअली उसका सीड कोट थिन होता है और ये फ्रूट वॉल से फ्यूज हो जाता है, आप देख सकते हो। इसलिए लेबलिंग में सीड कोट और फ्रूट वॉल दोनों एक साथ दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये एंडोस्पर्म बहुत ज्यादा होता है, बल्कि एंडोस्पर्म होता है डाइकोट सीड में, दिख रहा है बहुत सारा एंडोस्पर्म इसे डाइकोट, इसलिए मोनोकोट सीड जो होते हैं वो यूजुअली एंडोस्पर्मिक सीड माने जाते हैं। मोनोकोट सीड जो होता है उसमें जो एम्ब्रियो होता है वो एक कॉर्नर पर एक रिज में होता है। एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है जिस पर ऊपर की ओर प्लूम्यूल, नीचे की ओर रेडिकल होता है। यहाँ प्लूम्यूल और रेडिकल जो होते हैं इनकी कवरिंग होती है। प्लूम्यूल की कवरिंग कोलियोप्टाइल होती है और रेडिकल की कवरिंग कोलियोराइजा होती है। वैसे जो मोनोकोट सीड होता है उसमें एक सिंगल कोटिलिडन भी होता है, और ये सिंगल कोटिलिडन जो होता है वो ग्रास फैमिली में सील्ड सेप होता है, और सील्ड सेप होने पर अपन इसको स्कूटेलम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो एंडोस्पर्म है उसकी पेरिफेरल लेयर एल्यूरोन लेयर होती है, ये प्रोटीनेशियस होती है और ये एंजाइम सिंथेसिस का जॉब करती है, एंजाइम सिंथेसिस का फंक्शन करती है ये एल्यूरोन लेयर। ये मोनोकोट सीड आपने पूरा पढ़ा। सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट माना जाता है। ये सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट और बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से सीड बनता है। ये सीड था जो आपने पूरा पढ़ लिया। ये आपकी मॉर्फोलॉजी के एक एक प्लांट पार्ट को मैंने पूरा पढ़ाया। मॉर्फोलॉजी में आपने एक्चुअली मॉर्फोलॉजी में आपने सब कुछ पढ़ा। ये आपका मॉर्फोलॉजी खत्म हो गया। थैंक यू।